मैट्रिक्स की चर्चा करते हुए जो भी हमने आपको बताया उसमें बहुत सारे प्रश्नों को करते हुए उनके कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम डिटर्मिनेंट से अछूते नहीं रह सकते। अर्थात मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का आपस में क्या संबंध है, इस रोल को हम यहाँ से एक एक करके यदि देखें तो हमें अच्छी तरह समझ में आ सकता है। हमने ये दो लाइनें खींची हैं, L1 और L2। ये लाइनें सपोज करो कि ए पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी जब हम कभी भी ये इस तरह की लाइनें लें और इंटरसेक्ट करें तो ये पॉइंट हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने दो लीनियर इक्वेशन लिया है। थोड़ा इसको हम लिंक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आप डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को अलग अलग समझें। एक्चुअली कुछ प्रश्न आते हैं जो मैट्रिक्स से रिलेटेड होते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि आप मैट्रिक्स मेथड से इस प्रश्न को हल कीजिए, लेकिन जब हम मैट्रिक्स मेथड से हल करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये डिटर्मिनेंट हमारे लिए उतना ही उपयोगी होता है जितना आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप यूज करते हैं। हम डिटर्मिनेंट के माध्यम से उसे बहुत ईजिली समझ सकते हैं। सपोज कीजिए हमने एक इक्वेशन लिखा है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरा इक्वेशन लिखा है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। a1 a2 और b1 b2 यदि हम ये देखें कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मीन्स ये कंडीशन जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों तो निश्चित रूप से एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि इसका एक यूनिक सलूशन है। यानी कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं तो उनका यूनिक सलूशन x और y में जो दिए हुए हैं उनका यूनिक सलूशन के लिए आप क्या करते हैं, यदि हम इसको ड्राइंग करके हम देखें तो ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका एक सलूशन होगा। और वो सलूशन पीछे क्लासों में भी पढ़ते हैं, आप हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं, 9th में भी बताया जाता है कि दो लाइनों का कैसे हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ भी खींचते हैं आप। यहाँ पर इसको हम ग्राफिकल मेथड से नहीं बल्कि मैट्रिक्स के मेथड से, क्योंकि मैट्रिक्स आप प्रयोग कर चुके हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक इक्वेशन लिया, इसका एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट हम दे देते हैं। और मैट्रिक्स अरेंजमेंट, मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर एरे में अरेंजमेंट है, ये आप पहले सीख चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो होता है आपको बताया गया है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू दिस, इट मीन्स 2/2 का मैट्रिक्स है। एक्स को x अपॉन वाई लिखा, 2/1 की मैट्रिक्स है। और c इक्वल टू c1/c2 लिखा। इस इक्वेशन से इस मैट्रिक्स को आप कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं। हमने ये फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स a1x प्लस b1y। वही चीज़ हमने लिखा है a1x प्लस b1y, यानी 2/2 और 2/1 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉमन वाला पोर्शन हट जाता है, यानी 2/1 का मैट्रिक्स होगा, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं ये 2/1 का मैट्रिक्स है और 2/1 का मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स ये हम कह सकते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। इट मीन्स a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस तरह से हम अरेंजमेंट के द्वारा, यानी ये लीनियर इक्वेशन को हमने किस रूप में कर दिया, मैट्रिक्स के रूप में। अब मैट्रिक्स में इसी से लिंक क्या है मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट के साथ क्या लिंक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है थोड़ा हम इसको समझते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या होता है हम देखते हैं। पहले जब इक्वेशन आप लिखते हैं तो हम ये करते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स a1 b2 इज नॉट इक्वल टू
A2B1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1B2 माइनस A2B1 नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ जो आपने ये संख्या लिखी हुई है A1B2 माइनस A2B1, A1B1 की कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन जब ये 0 ना हो, इनको हम जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो दो पैरेलल लाइन ऐसे खींचते हैं। अभी बताया गया था आपको कि मैट्रिक्स में इस तरह की लाइनें नहीं खींची जाती हैं। इस तरह की जो लाइनें, मॉडुलस वाली जो लाइनें आप खींचते हैं, मॉडुलस में दो पैरेलल लाइनें, इसको भी हम दो पैरेलल लाइन, और वो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाते हैं। यानी वो जो मैट्रिक्स था 2x2 का मैट्रिक्स था, तो उस 2x2 के मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उनको हम यहाँ क्रम से लिख देंगे। जैसे A1x प्लस B1y था, हमने लिख दिया A1B1। दूसरा है A2x प्लस B2y, हमने लिख दिया A2B2। इससे क्या मिलेगा? इट मीन्स, ध्यान देंगे, ये डिटर्मिनेंट का जो बेसिक है यहीं से शुरू होता है। यानी हम ये लीडिंग डायगोनल अपर लेफ्ट राइट डाउन हियर A1B2 माइनस A2B1, यही चीज़ यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है A1B2 माइनस A2B1 नॉट इक्वल टू 0। यानी हम ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख दिए अपनी सुविधा के लिए। अब इसका लिंक कैसे डिटर्मिनेंट से हो गया? तो जो हम A1B2 माइनस A2B1 नॉट इक्वल टू 0 लिखते थे, हम उसको अब डिटर्मिनेंट के रूप में लिख रहे हैं। और वो डिटर्मिनेंट कहाँ से आया? तो वो जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और वो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में है? मैट्रिक्स के फॉर्म में है। तो अब मैट्रिक्स से हम इसको यदि लिंक कर दिए तो हमें एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ मिल रही है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, F हमने लिखा फ्रॉम M टू K। थोड़ा सा आप इस चीज़ से परिचित होंगे क्योंकि फंक्शन में ये चीज़ बताई गई है आपकी। यहाँ पर क्या होता है? ये डोमेन होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है? कोडोमेन होता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांत और सहप्रांत। यहाँ पर M जो है, हमने मैट्रिक्स ले लिया, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। सपोज करो कि हमने एक मैट्रिक्स लिया A1B1 A2B2, इसी तरह के 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, 5x4, यानी सारे मैट्रिक्स ले लिए। उन मैट्रिक्स को यदि हम एक रूल से एसोसिएट कर दें, सपोज करो ये फंक्शन एक रूल है, इसको हम ऐसे एसोसिएट कर दें FA इज इक्वल टू K, और K बिलोंग्स टू, यहाँ पर ये ध्यान देना है, K क्या है? ये रियल नंबर है, रियल नंबर, या इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कहाँ से आया? इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन मैट्रिक्स से किसी रियल नंबर में, और ये रियल नंबर किस फॉर्म में है? उसको हमने कर दिया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। और डिटर्मिनेंट में ये जो फंक्शन की वैल्यू है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस फंक्शन की वैल्यू एक जैसी है। इसका मतलब जब ऐसी स्थिति हो कि फंक्शन में डोमेन का एलिमेंट किसी न किसी अवयव से एसोसिएट हो जाए, वो एलिमेंट जो है वो वैल्यू क्या दे रहा है? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रही है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? A1B2 माइनस A2B1। इसी तरह से 3x3 का होगा, उस मैट्रिक्स का भी कोई न कोई एलिमेंट आएगा, और उसका जो हम सलूशन लेंगे कोई न कोई उससे रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये जो K लेते हैं, K डिटर्मिनेंट ऑफ A बोलते हैं, और इसको हम, यानी ये मैट्रिक्स, ये M क्या है? मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, और K क्या है? एक नंबर है जो कि लिंक कर रहा है। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट को एसोसिएट किया जा सकता है, मैट्रिक्स का एक लिंक दिया जा सकता है, और वो यूनिक लिंक होगा। इट मीन्स वी कैन से मैट्रिक्स, फ्रॉम मैट्रिक्स टू डिटर्मिनेंट, दैट इज अ फंक्शन वेयर FA इक्वल टू K, K बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर।
ना एक्चुअली इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट से लिंक कर रहे हैं और दोनों का एक दूसरे से किस तरह से लिंक होगा, यानी हम जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में करते हैं वो डिटर्मिनेंट के भी प्रश्न होते हैं, मैट्रिक्स के भी होते हैं, और दोनों का नेचर मिलता जुलता है। लेकिन जो हम भूल करते हैं वो क्या है, तो यहाँ ध्यान देना कि ये कैपिटल ए की जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू कोई इसका कोई रियल नंबर वगैरह नहीं आएगा, यानी इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है इसकी एक वैल्यू होगी, और डिटर्मिनेंट इसी में जो एलिमेंट दिए हुए हैं ये 3×3 का मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेगा। तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है 3×3 का, इसे हम यदि डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो कैसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे ध्यान रखना। ये सारे एलिमेंट जैसे हमने अरेंजमेंट में लिया है वैसे ही अरेंजमेंट में ले लेंगे। इसमें भी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो सेम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहाँ भी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, बिल्कुल मिलता जुलता नेचर है। लेकिन यहाँ चिन्हों का ध्यान रखना है, ये मैट्रिक्स में इस तरह के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, डिटर्मिनेंट में इस तरह के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको जो बताया गया था वो 2×2 मैट्रिक्स के लिए बताया गया था। अब यहाँ पर जो हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं इसमें सॉल्व करने के तरीके होंगे। इसमें ये जो A11 है, A12 है, ये सब हम यदि बात करें तो इसमें दो टर्म यूज किए जाते हैं डिटर्मिनेंट में। एक को कहते हैं हम माइनर और दूसरे को कहते हैं कोफैक्टर, यानी माइनर और कोफैक्टर इंग्लिश में यूज किया जाता है। सहगुणनखंड भी इसको बोलते हैं कोफैक्टर को। माइनर को इंग्लिश में भी कभी कभी माइनर ही लिखा रहता है और उसके लिए और भी टर्म होते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। यहाँ पर ये देखना है, जैसे हमने लिखा A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर, माइनर ऑफ A11 यानी हर एलिमेंट का माइनर होगा। माइनर क्या होगा, तो हम इसको ढक देंगे और इससे यानी जहाँ का एलिमेंट होगा उसके वर्टिकल और उसके हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ढक देंगे, ऐसे ढक देंगे हम। तो हमारे पास जो बचता है उसको हम कहते हैं माइनर, यानी A22, A23, A32 एंड A33। यानी हम जब मैट्रिक्स से आप जो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं यदि 2×2 ऑर्डर से ऊपर है तो हम, जैसे 3×3 ऑर्डर का है तो वहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ से उसको 2×2 के ऑर्डर में ला दे रहे हैं। और किसके थ्रू ला रहे हैं, माइनर के थ्रू। तो माइनर इसका हो गया A22, A23, A32, A33। उसी तरह से A12 का माइनर ले हम, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर। तो क्या करेंगे, इसको इसके वर्टिकल और इसके हॉरिजॉन्टल ढक देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, A21, A23, A31, A33। इस तरह से हम इसका भी माइनर निकाल सकते हैं, यानी सारे एलिमेंट का कोई न कोई माइनर होगा। तो इस तरह से 9 एलिमेंट हैं तो 9 माइनर होंगे, ये आप समझ गए होंगे। अब जब हम कोफैक्टर की बात करते हैं इसमें एक चीज़ जुड़ जाता है, वो ध्यान देना है आपको। सपोज करो हमने लिखा कोफैक्टर को A11 लिखा, वो किससे रिलेटेड है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है। कैपिटल ए को हम जो है कोफैक्टर के लिए डिनोट करते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सफिक्स जो लिखा है 11, यहाँ भी 11, यानी इसका रिलेशन इससे है। तो ये एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का, ये उसका कोफैक्टर है। और कोफैक्टर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात है, -1 टू द पावर हम लिखते हैं i+j। ये i+j क्या हुआ, और इसके साथ हम लिख देते हैं माइनर ऑफ 11। इट मीन्स यहाँ बहुत क्लियर है, i+j यानी ये
फर्स्ट आई होता है, बाद वाला जे होता है, सफिक्स में जो पहला होता है हमेशा आई होता है, ये आप सीख चुके हैं। इट मीन्स सपोज करो A11 हम निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स क्या हो गया, -1 टू द पावर 1 + 1 M11। इट मीन्स -1 टू द पावर 2 हुआ, ये इवन नंबर हो गया। इवन नंबर जब माइनस पर करते हैं तो प्लस में आएगा, इट मीन्स M11। हम ये कह सकते हैं कि यदि A11 का कोफैक्टर लेंगे तो M11 और A11 में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ आप यदि A12 ले लें, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का हम कोफैक्टर लें, तो क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 2 करेंगे आप, और यहाँ लिख देंगे M12। क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो कोफैक्टर है वो माइनस के इक्वल होगा M12। अब जब हम इसको करते हैं तो सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, A11 लेते हैं, फिर उसका माइनर ले लेते हैं। तो ये माइनर निकालने की जो स्थिति है सबके साथ हम ऐसे ही करेंगे, हर रो के साथ, हर रो हर कॉलम को देख लेंगे। यानी 9 एलिमेंट है तो 9 के साथ ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो फाइनल होगा, यानी जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है। चाहे वो 2/2 ऑर्डर हो, चाहे 3/3 हो। इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, A11, इसमें कोई अंतर नहीं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। इसके साथ हम इसका कोफैक्टर लिख देंगे, प्लस A12, ये इसके साथ इसका कोफैक्टर लिख देंगे, प्लस A13, इसका हम कोफैक्टर लिख देंगे। इनको जब सॉल्व करेंगे, ये बता दिया गया आपको ये कैसे मिलेगा, A11 कैसे मिलेगा, तो उसका जो माइनर है उससे मिलेगा। माइनर को कैसे सॉल्व किया जाता है ये बता दें। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का जो सलूशन होता है या उसकी वैल्यू होती है, किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा वो एलिमेंट और उसके साथ कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके फिर सम किया जाता है। यानी किसी भी, सपोज करो कि हमने इधर से किया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 प्लस A21 प्लस A31 दैट्स ऑल। यानी इसकी वैल्यू सब एक होगी। यहाँ से भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में जनरली हम एक्सपेंड करते हैं तो आजकल एक परंपरा के हिसाब से क्या करते हैं लोग कि यहाँ वैल्यू लेते हैं प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, मतलब इस तरह से करते जाते हैं। लेकिन शायद वो दिमाग में हमारी ये बात कम रहती है कि यहाँ माइनस क्यों आया। तो लोग जनरली क्या करते हैं कि इसी के अलोंग कर लेते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग। लेकिन ध्यान ये देने की बात होती है कि जिसके अलोंग जीरो की संख्या अधिक हो उसी के अलोंग आप एक्सपेंड करें, बिना डरे हुए एक्सपेंड करें, आंसर वही मिलेगा। तो फिलहाल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को लिंक करने का एक तरीका बताया गया, उसका आप अभ्यास करें। और नेक्स्ट टॉपिक जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होगा और मैट्रिक्स का, वो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल के साथ जो प्रश्न आता है वो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट आप हमारे वीडियो चैनल को देखेंगे तो उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। थैंक यू।